प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग दिवाली धूमधाम से मनाए होंगे, तो अच्छे से दिवाली मना लिए होंगे। अब हम लोग अपने सिलेबस पर चलेंगे। तो बाबू, हम लोग जो पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, और फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे थे। तो बाबू, प्रकाश का प्रवर्तन में हम लोग कुछ ही पढ़े थे, तो जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े, किरण के बारे में पढ़े, ये सब के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अब बाबू, हम लोग आगे की क्लास में चलेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किरण पुंज किसको कहेंगे, ये सभी चैप्टर को, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहेंगे, ये सभी जो टॉपिक है, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बाबू, सबसे पहले आप लोगों को टॉपिक लिखना है। पहले लिखिए, प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे। क्वेश्चन लिखिए, प्रदीप्त या प्रदीप्त का दूसरा नाम बाबू दीप्तमान है। दीप्तमान वस्तु किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। दीप्तमान वस्तु बाबू किसे कहते हैं। प्रदीप्त का दूसरा नाम बाबू दीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। तो बाबू, प्रदीप्त जो वस्तु है, इसको समझिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश को बाबू उत्सर्जित करेगा, जिससे बाबू प्रकाश निकलेगा, उसी को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। सिंपल सा कहें तो वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो जैसे सूर्य देख लीजिए आप लोग, सूर्य जो है बाबू, ये प्रदीप्त है, क्योंकि इससे प्रकाश निकलता है। बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सभी जो वस्तुएं हैं बाबू, ये सब प्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं, क्योंकि इनसे प्रकाश निकलता है। इसी को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। सिंपल सा बात है। आइए लिखते हैं हम लोग डिफिनेशन। वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है बाबू, क्या करती है, उत्सर्जित मतलब निकलती है, उत्सर्जित करती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त या दीप्तमान भी वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं बाबू। जैसे देखिए बाबू, सूर्य हो गया, आपका क्या बल्ब हो गया, ये सभी क्या है बाबू। और देखिए, लालटेन, मोमबत्ती, ये सभी जो है बाबू, ये सभी प्रदीप्त वस्तु है। जिससे प्रकाश निकलेगा, उसी को प्रदीप्त कहेंगे। अब अप्रदीप्त वस्तु क्या है, अदीप्तमान। अप्रदीप्त वस्तु को बाबू हम लोग अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। तो वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, लेकिन बाबू प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ेगा, उसी को हम अदीप्त वस्तु या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। अदीप्तमान वस्तु जो है बाबू, प्रकाश उससे नहीं निकलेगा, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देगा, उसी को हम अदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं बाबू। समझे। जैसे देखिए, टेबल, कुर्सी, चंद्रमा, ये सभी जो है बाबू अप्रदीप्त वस्तु है, अदीप्तमान वस्तु है। इससे प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। इसी को बाबू अप्रदीप्त वस्तु या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। समझें। चंद्रमा का बाबू अपना प्रकाश नहीं होता है, समझे, वो चमकता है सूरज के प्रकाश से। तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, तो यह क्या है, अदीप्तमान वस्तु। लेकिन हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में उसको देखते हैं, इसी को बाबू अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आइए लिखिए, अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु लिखिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश
उत्सर्जित नहीं करती है, नहीं करती है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में बाबू दिखाई पड़ती है, प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ती है। प्रकाश की उपस्थिति में बाबू देखेंगे उससे, उसी को हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे या अदीप्तमान वस्तु कहेंगे। जैसे हो गया टेबल, हो गया कुर्सी, हो गया बाबू चंद्रमा, हो गया, ये सभी जो है बाबू अप्रदीप्त वस्तु है, अदीप्तमान वस्तु भी कहते हैं। देखिए अप्रदीप्त वस्तु क्या है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश के रहते हम उसको देख सकते हैं, उसी को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, टेबल हो गया, ये सबसे प्रकाश जो निकलता नहीं है बाबू, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में देखेंगे, इसी को हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आप लोग इतना नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि ये सब पढ़ना बहुत ही जरूरी है और बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए। चलिए बाबू अब हम लोग आगे चलेंगे। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? बाबू प्रकाश पुंज का दूसरा नाम किरण पुंज है, समझे, या किरण पुंज का दूसरा नाम प्रकाश पुंज है। आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रकाश पुंज को ही बाबू किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोग लिखिए क्वेश्चन, प्रकाश पुंज या किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कंफ्यूजन नहीं होना है बाबू। प्रकाश पुंज का दूसरा नाम है बाबू किरण पुंज, समझे, या किरण पुंज का दूसरा नाम क्या है? प्रकाश पुंज। तो बाबू हम लोग किरण पुंज समझेंगे तो किरणों के समूह को बाबू किरण पुंज कहेंगे। जहाँ से ढेर सारी जो किरणें की जो समूह आएगी उसी को बाबू हम लोग किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। और यह बाबू 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। पहला अपसारी किरण पुंज होता है, दूसरा अभिसारी किरण पुंज होता है, और तीसरा समांतर किरण पुंज होता है। आइए हम लोग एक एक करके लिखते हैं। पहले इसका आंसर लिखिए। किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे बाबू। किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं, बात एक ही है, किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज जो है बाबू वो 3 प्रकार के होता है। पहला जो है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है बाबू, पहला अपसारी किरण पुंज। दूसरा अभिसारी किरण पुंज, सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा जो है बाबू समांतर किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज है। सब हम लोग एक एक कर कर पढ़ेंगे। तो बाबू किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? तो देखिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहेंगे बाबू? किरण पुंज कहेंगे। और किरण पुंज जो है बाबू यह 3 प्रकार के होता है। पहला जो है अपसारी किरण पुंज, पहला को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, दूसरा को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, और तीसरा जो है बाबू समांतर किरण पुंज है। अब ये तीनों किरण पुंज के बारे में एक एक करके हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया बाबू। अब पहला हम लोग चलेंगे, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपसारी किरण पुंज लिख के डैश दीजिए।
बाबू वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे वीडियो को। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ ले बाबू। तो चलिए पहले हम लोग अपसारी किरणपुंज पर चलते हैं। अपसारी किरणपुंज क्या है बाबू? अपसारी किरणपुंज क्या है? तो बाबू अपसारी किरणपुंज अगर देखा जाए तो बाबू अपसारी जो किरणपुंज है एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ बाबू उसके किरणें जो है फैलती चली जाती है, उसी को अपसारी किरणपुंज कहते हैं। पहले आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए, उसके बाद समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा वैसे। अपसारी किरणपुंज अपसारी किरणपुंज हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग अपसारी किरणपुंज देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है तो इसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं बाबू। अपसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैलते चली जाएगा बाबू। जैसे देखिए एक बिंदु है, ये ऐसे जो किरणपुंज है ये किरणें क्या है, फैलती चली जाएगी, इसी को बाबू अपसारी किरणपुंज कहते हैं। और बाबू इसको नोट कर लीजिए, अपसारी किरणपुंज में किरणों की जो बीच की दूरी है बाबू, किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है बाबू, बढ़ जाती है। देखिए बाबू अपसारी किरणपुंज क्या है? जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ बाबू फैलती चली जाएगी, इसी को हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। और बाबू अपसारी किरणपुंज देखिए एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु से चारों तरफ बाबू फैलती चली जा रही है, उसी को अपसारी किरणपुंज कहेंगे। और अपसारी किरणपुंज में बाबू किरणों की जो ये बीच की दूरी है, ये क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, क्योंकि देखिए यहाँ क्योंकि एक बिंदु से निकलेगा और फैलते चला जाएगा, फैलते अगर जाएगा बाबू तो जो इसका बीच की जो दूरी है सबका, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, कहीं उन्ने भागेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इसी को बाबू हम लोग अपसारी किरणपुंज कहते हैं। और अपसारी किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और अभिसारी में घट जाएगा बाबू, अभिसारी में जो होगा घट जाएगा किरणपुंज की दूरी। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग अभिसारी पर चलते हैं। चलिए हो गया, अब अभिसारी पर चलते हैं। अभिसारी किरणपुंज लिख करके बाबू आप लोग डैश दीजिए कि अभिसारी किरणपुंज जो है किसे कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज जो है बाबू किसे कहते हैं? अभिसारी। चलिए बाबू अभिसारी जो किरणपुंज है, तो अभिसारी किरणपुंज एक बिंदु पर आकर बाबू उसके किरणें जो है क्या करें, मिल जाएंगे। पहले आप डेफिनेशन समझिए, उसके बाद फिर आगे हम लोग समझेंगे। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं बाबू। अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। देखिए एक बिंदु पर जो है आकर मिल जाएगा।
देखिए बाबू, एक बिंदु पर क्या हो रहा है, आकर मिल रहा है। एक बिंदु पर ही जो है आकर के मिल रहा है, किरण पुंज उधर से आ रहा है और एक बिंदु पर आकर के यहाँ पे मिल रहा है। तो इसकी जो बीच की दूरी है बाबू, इसकी मतलब कि अनंत से आ रहा है, कहीं से आ रहा है और एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, तो इसकी जो बीच की दूरी है बाबू, किरणों की जो बीच की दूरी है, ये सब क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पे देखिए घट रहा है ना बाबू, यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो किरणों की जो बीच की दूरी है वो घट जा रहा है। तो इसको लिखेंगे, नोट लिखिए, नोट में इसको डाल दीजिए कि अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घट जाती है। अभिसारी किरण पुंज में बाबू किरणों की जो बीच की दूरी है वो घट जाती है। आइए हम लोग समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर आकर मिलेगा बाबू तो इसी को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये आपको समझाने के लिए हम ऐसे कर देते हैं। चलिए नोट है बाबू, एक नोट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभिसारी किरण पुंज में किरणों की जो बीच की दूरी है वो घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि एक बिंदु पर आकर जब मिलती है ना बाबू तो किरणों की जो बीच की दूरी है वो घट जाती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे चलेंगे हम लोग। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग समांतर किरण पर चलेंगे। चलिए हो गया। अब हम लोग बाबू समांतर किरण पुंज पे चलेंगे कि समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं। समांतर किरण पुंज बाबू किसको कहेंगे उसको हम लोग चलेंगे। लिखिए समांतर किरण पुंज लिख करके आप लोग डैश दीजिए कि समांतर किरण पुंज जो है किसको कहते हैं। ये तीसरा है बाबू, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे तो पहले आइए हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है बाबू, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं बाबू। समांतर किरण पुंज कहते हैं। आप लोग का फिजिक्स बाबू पूरे अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा, कहीं भी आप लोग का कोई टॉपिक जो है नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोग सिर्फ अच्छे से पढ़िए। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, ये जो है ये क्या है, समांतर है, ये एक दूसरे के समांतर है। हम समझाते हैं, पहले आप लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा बाबू। नोट लिखेंगे कि समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी एक समान रहती है बाबू, एक समान होती है। देखिए बाबू आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे बोर्ड पे, समांतर जो किरण है बाबू, समांतर किरण पुंज क्या कहता है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए बाबू ये जो है एक दूसरे के क्या है, समांतर है। एक दूसरे के जो किरण है ये क्या है, समांतर किरण है, एक दूसरे के पैरेलल है। आप लोग मैथ में पढ़े होंगे समांतर पैरेलल, तो ये पैरेलल है बाबू, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। ये किरणें जो है बाबू एक दूसरे के समांतर है। तो समांतर किरण पुंज में क्या कहता है कि समांतर किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी एक समान होती है बाबू। जितना इसका बराबर दूरी है ना बाबू बीच की, उतना भी इसका है, उतना भी इसका है, और भी किरण रहेगा तो उसका भी बराबर दूरी उतना ही रहेगा। तो समांतर किरण पुंज में यही कहता है कि एक दूसरे के बराबर होगा, समांतर होगा, उसी को समांतर किरण पुंज कहते हैं। और इसके बीच की दूरी बाबू एक समान होगा, बराबर होगा, उसी को समांतर किरण पुंज कहेंगे। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले आप लोग इतना नोट कीजिए,
उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। और बाबू जो सूर्य का जो प्रकाश है बाबू, वो समांतर किरण पुंज का ही उदाहरण है। आप लोग लिख लीजिएगा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश समांतर किरण पुंज का ही उदाहरण है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बाबू। चलिए हो गया। अब हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन पर अब हम लोग चलेंगे बाबू। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? चलिए आप लोग लिखिए, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? टॉपिक लिखिए, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन क्या है बाबू? तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? तो वो प्रकाश का जो प्रवर्तन है, जब प्रकाश की जो किरण है किसी सतह पे जब पड़ता है ना, तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। तो किसी भी सतह पर किरण पड़ेगा वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाएगा। तो बाबू लौटने की जो घटना हुई, इसी को प्रकाश का प्रवर्तन कहेंगे। पहले हम लोग आइए डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे तो और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए लिखते हैं, आप लोग भी लिखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो वह अपनी ही माध्यम में बाबू, अपनी ही माध्यम में वापस लौट जाती है। जिस माध्यम में आएगा उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, वापस लौट जाती है। जो लौट जाती है तो इसे इस लौटने की घटना जो हुई बाबू, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बाबू, प्रकाश का परिवर्तन क्या है, हम लोग पहले समझते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। तो बाबू कहता है कि जब प्रकाश की किरण, जो कोई भी प्रकाश की जो किरण है किसी सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ता है, मान लीजिए कि ये किसी सतह है, ठीक है, एक समतल सतह है, और इस पे क्या करें, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है बाबू, किसी सतह पर जो प्रकाश है वो पड़ा, ठीक है, सतह पर पड़ता है तो वह अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। तो बाबू इस सतह पर पड़ता है तो कहता है कि अपनी ही माध्यम में वापस लौट जाता है। अब आया पड़ा सतह पर लेकिन वापस लौट गया, तो इस लौटने की जो घटना हुई बाबू, इसी को हम प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। ये जो हुआ बाबू, किसी समतल सतह पर प्रकाश पड़ा और अपने ही माध्यम में वापस लौट गया, इस लौटने की जो घटना हुई बाबू, इसी को प्रकाश का परिवर्तन कहेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से, इसको हम लोग, ये जो हुआ बाबू, इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और इसको बाबू हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। और इसको बाबू हम लोग समतल सतह कहते हैं, समतल सतह या समतल दर्पण भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पे बाबू किसी समतल सतह पे डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो इस समतल सतह पर बाबू एक अभिलंब हम डाल दें, ठीक है, इसको हम अभिलंब आगे पढ़ाएंगे क्या है अभिलंब। और ये जो है बाबू, ये जो है जिस सतह पर आपतित किरण पड़ी बिंदु पर, उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं बाबू, उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को, जिस सतह पर आपतित किरण टकराई सतह से, उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो एंगल बना बाबू,
आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच एंगल बना, एंगल आई बना है, आपतन कोण बना है, और ये दोनों के जो बीच बना परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच बना, इसको एंगल आर कहते हैं। तो बाबू आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसको लिख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बाबू पहले देखिए, ये क्या है, आपतित किरण है, जो प्रकाश पड़ा बाबू उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और टकरा करके चला गया उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो सतह है बाबू, इसको समतल सतह या आप समतल दर्पण भी कह सकते हैं। और ये जो है देखिए आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण, और ये अभिलंब है, ये क्या है बाबू, अभिलंब है, अभिलंब है, आपतित किरण और ये अभिलंब है, इसके बीच में जो बनता है कोण, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं बाबू, इसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण, और ये बाबू ये हो गया परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, समझें, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। और ये जो आपतन बिंदु हो गया, जिस सतह पर आपतित किरण आई उस सतह को आपतन बिंदु कहते हैं। तो यही है बाबू प्रकाश का परिवर्तन, जिस माध्यम में प्रकाश आएगा उसी माध्यम में लौट गई किरणें को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, जो प्रकाश का परावर्तन है बाबू, वो कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग चलेंगे। पहले आप लोग इतना नोट कीजिए, ये एंगल आई है बाबू, एंगल आई है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, ये एंगल आर है, इसको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए यहाँ तक नोट हो गया। अब हम लोग बाबू आगे चलेंगे। प्रकाश का परिवर्तन का बाबू दो नियम होता है, प्रकाश के परिवर्तन का दो नियम होता है। तो पहला नियम है बाबू, प्रकाश के परिवर्तन, लिखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। लिखिए पहले, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, इसके दो नियम होते हैं। किसके बाबू, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला जो नियम है बाबू, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है बाबू। अभी समझाएं आप लोग को, तीनों एक ही तल में या एक ही माध्यम में होता है। और दूसरा जो नियम है बाबू, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बाबू बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। देखिए बाबू, जो प्रकाश के परिवर्तन है उसका दो नियम है। पहला जो नियम है बाबू, आपतित किरण, जो हम बताएं किसी सतह है, सतह पे आपतित किरण, और परावर्तित किरण, लौट गई किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इसको बाबू हम लोग जो आपतन बिंदु कहते हैं, जिसपे आपतित किरण सतह से टकराती है, उसी को बाबू हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है बाबू, तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या है बाबू, एक ही तल में होता है। इसी को प्रकाश का परिवर्तन का पहला नियम कहते हैं। और दूसरा नियम है बाबू, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पे जो आपका ये कोण बना, यहाँ पे जो आपका कोण बना आपतन कोण, और ये जो कोण बना परावर्तन कोण, ये आपतन कोण बना एंगल आई और ये एंगल आर बना। तो ये आपतन कोण बाबू परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितना आपतन कोण रहेगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा।
मान लीजिए कि आपतन कोण 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री रहेगा। मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। मान लीजिए कि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी बाबू 60 ही डिग्री होगा, समझिए। तो इतना आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। ये प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम हुए बाबू, इसको आप लोग अच्छे से याद रखना है इसको, क्योंकि परीक्षा में पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखें, तो लिख देना है। चलिए यहाँ तक आ गया समझ में। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए हो गया। अब हम लोग चलेंगे बाबू कि आपतित किरण जो है, अभी आप लोग को समझाएंगे कि आपतित किरण किसको कहेंगे। अभी तो आप लोग देख लिए कि आपतित किरण है, अब आपतित किरण किसको कहेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला हम लोग को लिखना है आपतित किरण। आपतित किरण लिखिएगा, आपतित किरण। आपतित किरण बाबू किसको कहेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को बाबू आपतित किरण कहेंगे। मान लीजिए कि ये किसी सतह है, किसी समतल सतह पर, यह समतल सतह है, किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को, ये पड़ गया किरण, इसी को बाबू हम लोग आपतित किरण कहते हैं। किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो इस समतल सतह पर किरण पड़ा, इसी को हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण मतलब प्रकाश आएगी, अब परावर्तित किरण मतलब प्रकाश जाएगी, लौटकर चली जाएगी। तो लिखेंगे किसी समतल सतह पर पड़ने वाली, किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं बाबू, आपतित किरण कहते हैं। किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। और इसका आप लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि समझना होगा। ये हो गया आपतित किरण, इसको इधर लिख देते हैं। आपतित किरण है बाबू, आपतित किरण है। और दूसरा है बाबू परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसको कहेंगे? परावर्तित किरण तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, ठीक उसी माध्यम में लौट गई किरणों को आप परावर्तित किरण कहते हैं। आइए समझते हैं। जिस माध्यम में आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण परावर्तित किरण कहलाती है बाबू, परावर्तित किरण कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। देखिए बाबू, कहता है कि जिस माध्यम में आपतित किरण सतह पर आती है, ये मान लीजिए कि एक समतल सतह है, इस पर आपतित किरण आती है और ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी बाबू। इसी माध्यम जो है वापस लौट जाएगी, ये आई सतह पर और वापस लौट गई, इसी को बाबू हम परावर्तित किरण कहते हैं। किसी समतल सतह पर जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, ठीक उसी माध्यम में लौट गई किरणें परावर्तित किरण कहलाती है। तो समतल सतह में बाबू आपतित किरण पड़ी और वापस समतल सतह टकराकर लौट गई किरण, इसी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग, परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। इसको लिख लीजिएगा अपवर्तित, आपतित किरण, आपतित किरण। कन्फ्यूजन नहीं होना है आप लोगों को, अच्छे से आप लिखिए। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए बाबू, जिस माध्यम में आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं बाबू। आप लोग यहाँ नोट कीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपतन बिंदु किसको कहेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपतन बिंदु किसे कहेंगे। अब बाबू आपतन बिंदु पर चर्चा करेंगे कि आपतन बिंदु जो है किसको कहेंगे। तो आप लोग आपतन बिंदु लिख करके डैश दीजिए, आपतन बिंदु लिख करके डैश दीजिए। चलिए लिखिए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको कहेंगे, आपतन बिंदु बाबू। चलिए आपतन बिंदु किसको कहेंगे, पहले डिफिनेशन लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, सतह से टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। उसको बाबू क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। देखिए कहता है कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं बाबू। देखिए यहाँ पे समतल सतह है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, समतल सतह है, और यहाँ पे आपतित किरण आती है। आपतित किरण जिस सतह से टकराएगी बाबू, इस सतह से जो टकराई इसी को बाबू हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, इसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं बाबू। क्या कहता है, देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, जिस बिंदु पर आपतित किरण जो है, ये जो आपतित किरण है सतह पर टकराएगी, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे, उसी बिंदु को बाबू आपतन बिंदु कहेंगे, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहेंगे। इसको आप लोग नोट कीजिए, आप लोग को लिखने के लिए आएगा बाबू एग्जाम में, तो लिख देना है अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे। चलिए अब लिखेंगे आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण किसे कहते हैं, तो बाबू देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं पहले समझिए। ये समतल सतह है, समतल सतह है, और समतल सतह पर एक आपतित किरण आती है, समतल सतह पर एक आपतित किरण आती है और टकरा कर इसी माध्यम में क्या होती है, चली जाती है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये क्या है, वो अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब है, और ये आपतन बिंदु है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, और ये है जो बाबू ये आपतन बिंदु है। और ये इसके बीच में बाबू एंगल बनता है, कोण बनता है, तो इसको एंगल आई कहते हैं, इसको एंगल आर कहते हैं। जो एंगल आई है बाबू आपतन कोण है, और एंगल आर है परावर्तन कोण है। तो एंगल आई कहेंगे आपतित किरण, इसको पहले हम लिख लेते हैं आपतित किरण, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। आपतित किरण है बाबू, और ये जो है परावर्तित किरण है बाबू, परावर्तित किरण है, और ये जो है बाबू अभिलंब है, अभिलंब है, ठीक है आप लोग को। और ये जो है आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु है, कहीं आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना है। तो ये दोनों के बीच में जो कोण बना बाबू, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना इसी को हम आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बना इसी को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इसके बीच बनेगा तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण किसको कहेंगे, परावर्तित किरण है, और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। सिंपल सा बात है, समझें। तो लिखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को लिखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को
आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। देखिए बाबू, आपतन कोण कहते हैं, देखिए अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आप लोग थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिएगा क्योंकि समझने में आप लोग को आसानी हो। इसी को बाबू हम आपतन कोण कहते हैं। अब हम लोग पांचवा चलेंगे, परावर्तन कोण किसको कहेंगे। परावर्तन कोण किसको कहेंगे बाबू, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं बाबू, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए ये जो हुआ ना बाबू, इसी को हम परावर्तन कोण कहेंगे, परावर्तन कोण है, इसी को हम परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच, अभिलंब के बीच है, ये दोनों को क्या है, बीच है, ये दोनों के बीच है ना, इसी ये दोनों के जो बीच कोण बना बाबू, इसी को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए और आज का क्लास जो है बाबू यहीं तक रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बाबू सबसे पहले वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो सभी बच्चे पढ़ लेंगे। और बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, क्योंकि आप लोगों को इस चैनल पे क्लास 10th की जो तैयारी कराई जा रही है बिल्कुल अच्छी तरह से कराई जा रही है और आप लोग को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर की आप लोग हम कामना करते हैं कि आप लोग को अच्छा नंबर आए और अपना उज्जवल भविष्य के लिए। और बाबू इसको आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेना है, समझ ही गए हो, इसको अच्छी तरह से आप लोग को याद करना है, क्योंकि आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने से, क्योंकि आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है। तो अच्छे से ज़्यादा आप लोग रिवीजन पर ध्यान दीजिए। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अब कल के क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना बाबू और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। धन्यवाद।